हेलो स्टूडेंट। आज हम लेखपाल ग्राम्य विकास भाग 3 को लेकर आए हैं। अभी तक हमने जो है भारतीय ग्रामीण समाज के इतिहास के बारे में अध्ययन किया, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और अब हम लोग जो है भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हुआ है उसका चरणबद्ध अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पहला जो है वो है आज का टॉपिक, जो पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय ग्रामीण समाज। तो भारतीय ग्रामीण समाज है क्या, ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र वह स्थान है जिसके अंतर्गत क्या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आबादी 5000 से कम हो। ठीक है, तो ये आंकड़ा याद रखना है कि किसी निश्चित क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्र की आबादी अगर 5000 से कम होगी तो वह जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और इसके साथ साथ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, और जो जनसंख्या है वह 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं, या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, तथा वहाँ की कुल जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या है, वहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या का 25% खेती बाड़ी से जुड़ा हो, यानी कृषि से संबंधित कार्य करता हो, तो वह जो है ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यानी उसको ग्रामीण कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आबादी 5000 से कम होगी तो 2011 की जनगणना के अनुसार वह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। और उसके साथ साथ जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। और जो वहाँ की कार्यशील जनसंख्या है उसका 25% किससे जुड़ा हो, खेती बाड़ी से जुड़ा हो। इसका मतलब है, जैसे मान लो अगर किसी क्षेत्र में जो है 100 लोग हैं, किसी गांव में 100 लोग काम करने वाले हैं, और 100 लोगों में से कम 25 लोग ऐसे हों जो खेती बाड़ी से जुड़े हों या खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हों। ठीक है, तो उस क्षेत्र की कुल आबादी को ग्रामीण क्षेत्र कहा जाएगा, यानी उस कुल भौगोलिक क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र कहा जाएगा। कार्यशील जनसंख्या का मतलब है जो किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी तरह की जो है मजदूरी को करते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं, उन सभी को सम्मिलित किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांव में निवास करता है। उनका यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। तो ये जो है एक बार पूछा गया था ये प्रश्न कि महात्मा गांधी के अनुसार जो है भारत गांव में निवास करता है, या भारत गांव में निवास करता है, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है यह बातें आज भी प्रासंगिक ही हैं कि भारत की पहचान किससे है, तो भारत की पहचान ग्रामीण से है। ठीक है, उस समय जो है उतना ही महत्व था इस बात का जितना कि आज है। ठीक है, उसकी महत्ता में कोई कमी नहीं आई है। तो ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला है ग्रामीण जन भारतीय समाज के केंद्र और वास्तविक परिचायक हैं। यानी जो है हमने कहा अभी कि भारत की पहचान किससे होती है, तो गांव से होती है। यानी किसी भी देश की पहचान उसके लोगों से होती है। तो भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है, यहाँ पर जो भी जो है ग्रामीण परिवेश है, उसी के अनुसार भारत की वास्तविक छवि बनती है, और भारतीय समाज का वही केंद्र है और वास्तविक परिचय है, यानी पहचान भी है। ठीक, भारतीय ग्रामीण समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु सरकार समय समय पर अनेक विकासशील योजनाएं लाती है। यानी भारतीय ग्राम समाज को विकसित करना,
भारत का मुख्य या भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। समय समय पर वह अनेक योजनाएं लाती है ताकि जो ग्रामीण समाज है यानी गांव है वह विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके और वहां पर अनेक मूलभूत सुविधाएं जो है उत्पन्न या मूलभूत सुविधाएं उपस्थित हो सकें। ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की है ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ तक पहुंचाया जा सके। यानी ग्रामीण जीवन को स्तर ऊपर उठाने का मतलब है कि जो ग्रामीण जीवन स्तर है वह अभी जो है सामान्य भी नहीं है, वह निम्न ही माना जाएगा क्योंकि कई प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, तो हालांकि जो है विकास हो रहा है, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे स्कूल खोले गए ग्रामीण स्तर पर और लगभग हर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में स्कूल खोले गए हैं। तो शिक्षा मूलभूत सुविधा है तो शिक्षा को जो है बढ़ाने का काम किया गया। उसके बाद हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अस्पताल जो बनाए जा रहे हैं वह भी जो है लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को अच्छा कर रहा है। ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य को जो है सही करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो भारत सरकार समय समय पर लाती रही है और भारत सरकार समय समय पर लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अलग अनेक प्रकार के योजनाओं को लॉन्च करती है, लेके आती है। ठीक, चलिए आगे, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना है क्योंकि ये इसमें से हर एक तथ्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। यानी ऐसा नहीं है कि जो है पंचायती राज व्यवस्था 1992 से ही शुरू हुई है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश का हो या भारत का हो, तो प्रावधान पहले से ही बनाए गए थे। अनुच्छेद या भाग 9 में प्रावधान पहले से ही बनाए गए हैं, लेकिन व्यापक रूप से सुधार करने के लिए 1992 में 73वां संविधान जो है संशोधन लाया गया, जिसके द्वारा जो है एक सुनियोजित तरीके से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज में ग्राम पंचायत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का क्या स्तर है या कितने प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तर पर यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में सशक्त और प्रभावी भागीदारी है। यानी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो एक आम नागरिक है, गांव का नागरिक है, उसी को सामान्य ग्रामीण जनता भी कहते हैं, वह लोकतंत्र में सशक्त रूप से और प्रभावी रूप से भागीदार हो सकता है या होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो जैसे जिसने भी 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वह जो है प्रधानी के लिए चुनाव लड़ सकता है। जिसने भी 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो प्रधान पद योग्य है। ठीक है, और उसके साथ साथ 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो उसने मतलब वह वोटर लिस्ट में भी उसका नाम आ गया है, अर्थात वह जो है वोट देने योग्य भी हो गया है। तो सशक्त और प्रभावी भागीदारी है, अर्थात जो है ग्रामीण स्तर पर जो सरकार बनती है उसमें भी वह भाग ले सकता है, सहभागिता कर सकता है। लोकतांत्रिक रूप से कोई भी नागरिक स्थानीय स्तर पर सरकार का अंग बन सकता है। तो वही बातें यहाँ पे कही गई हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, जो स्थानीय स्तर पर यानी लोकल ग्रामीण स्तर पर सरकारें बनाई गई हैं या सरकार का गठन किया गया है, उसके अंतर्गत जो है कोई भी नागरिक लोकतंत्र के नाते सरकार का अंग बन सकता है, अर्थात जो प्रधान बन गया है वह सरकार का अंग बन गया। ठीक है, सरकार का तंत्र ही है। फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होते ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अधिनियम
1961 में संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को लागू किया गया। तो जो है 1947 में ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था, गठन किया गया था। और उसके साथ साथ 1961 में जो है 2 अधिनियमों को पारित किया गया, या 2 अधिनियमों का गठन हुआ। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम और उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अधिनियम 1961 में। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के लागू होने के बाद इन तीनों में संशोधन किया गया, और संशोधन करके जो है पूरे भारत में संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया, और लागू किया भी गया। और कब लागू किया गया, तो आगे दिया है 1995 में। यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया, तो वर्ष 1995 में किया गया। ये जो है आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा भी गया है एक बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसी के तहत जो संशोधन हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में, और जो क्षेत्र पंचायत अधिनियम और जिला पंचायत अधिनियम 1961 है, उसमें संशोधन करके जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसको विकेंद्रीकरण प्रशासनिक सुधार आयोग कहा गया, ठीक है, उसका गठन हुआ। तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि शक्तियों का जो है बंटवारा हो, ग्रामीण क्षेत्र पर भी सरकारें जो बनाई जाती हैं उनके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए डेवलपमेंट से लेकर, ठीक है, वो भी कुछ विकासात्मक कार्य कर सके। जिसके अंतर्गत 1997 में 32 विभागों के कार्यों को चिन्हित कर पंचायती राज सभाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई। तो 1997 में, यानी 95 में जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, और 1997 में जो 32 विभाग थे, यानी किससे संबंधित, तो जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित या गांव के विकास से संबंधित 32 विभाग थे, उसके काम को चिन्हित करके, यानी उनसे उन कामों को लेकर, और किसे, तो पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया। हस्तांतरित यानी उनको दे दिया गया कि वे अब इन 32 विभागों के कामों को देखने का प्रयास या देखने का कार्य करेंगी। फिर प्रदेश सरकार ने संवैधानिक भावना का सम्मान करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व हस्तांतरित किए। यानी अगर काम करना है तो दायित्व भी होना चाहिए, अधिकार भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को ये सब दे दिया, ठीक। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं चरण। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण। तो देखिए उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में, तो विकास के कुछ चरण जो है लिए गए थे। तो पहले छोटे छोटे लक्ष्य रखे गए, उसके बाद बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए। तो यहाँ पे पहला जो चरण था वो 1947 से 1953 का था, जो कि प्रथम चरण कहलाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो 1947 से 1953 के मध्य में क्या हुआ, उसी को हमें देखना है और जो है समझने का प्रयास करना है, याद करने का प्रयास करना है। तो 7 दिसंबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ये याद रखना है, ठीक है। 1947 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 का गठन किया। यहाँ पे ये देखना है कि इससे पूर्व जो है हम लोग देखे हैं, हम लोग पढ़े हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है ना, तो लेकिन इसका नाम पहले संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम था, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम हो गया जब 1950 में इसका नाम बदला गया। यानी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। पहले संयुक्त प्रांत नाम था, बाद में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। और 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की गई। तो ये तथ्य भी याद रखना है, 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की गई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना कब की गई, तो पंचायत की स्थापना जो है 15 अगस्त 1949 को की गई। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। यानी जब संविधान लागू हो गया तो जो है एक प्रत्यक्ष तरीके से पंचायतों को लागू करने का प्रयास किया गया, काम किया गया। संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएं
और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। तो ये संविधान का एक हिस्सा है जिसको हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। ये याद रखना है कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में राज्य पंचायतों या राज्य ग्राम सभाओं के गठन की बात की गई है और गठन होगा मतलब पंचायतों का, तो उनमें जो विकासात्मक कार्य होंगे वह कार्य जो है ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत चुनाव में भाग लेने वाला होगा, ग्राम प्रधान होगा या मुखिया होगा, ग्राम सभा का मुखिया होगा, उसको विकासात्मक कार्य का अधिकार देने का प्रयास करेगा राज्य, या राज्य को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक, फिर उसके बाद 15 अगस्त 1949 में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पे कुल जनसंख्या नहीं ग्रामीण जनसंख्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या 5,40,00,000 थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1949 में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 5,40,00,000 थी तथा इन्हीं 5,40,00,000 जनसंख्या पर, ठीक है, पंचायतों को गठित किया गया। तो कितनी पंचायतें थी? तो 35,000 पंचायतें थी लगभग। जो है 15 अगस्त 1949 में जब पंचायतों का गठन हुआ तो जो ग्रामीण जनसंख्या थी 5,40,00,000, तो उनके लिए 35,000 लगभग 35,000 पंचायतों का गठन हुआ और 35,000 पंचायतों ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। उसके बाद और उसी समय लगभग 8,000 पंचायत अदालतों की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, 8,000 पंचायत अदालतों की भी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, तो 1951 में जो है पहला आम चुनाव हुआ था, पंचायती आम चुनाव हुआ था। 1951 में शुरू हुआ था और 1952 में ख़त्म हुआ था ये। ठीक है, पहला पंचायती आम चुनाव शुरू हुआ था 1951 में और जो है 1952 में ख़त्म हुआ था। ठीक, तो जब 1951-52 में पहला आम जो है पंचायती आम चुनाव शुरू हुआ तो उसमें ग्राम सभा बढ़कर हो गई थी 35,943 और पंचायती अदालतों की संख्या हो गई थी 8,492। तो ये आंकड़े भी याद रखना है, 8,492 हो गई थी। फिर वर्ष 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है 1952 से 1957 माना जाता है। आप इसको याद कर लिए, कहीं कहीं पर जो है 1951 भी लिखा होगा, लेकिन 1951 में जो है प्रस्ताव लाया गया था और लागू कब से माना जाता है? तो 1952 से ही। 1952-53 में जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई और ग्राम समाज की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1952-53 में ग्राम जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त किया गया या उन्मूलन किया गया। ठीक, उसके बाद दूसरा चरण 1953 से 1953-54 से 1959-60। ठीक है, तो यह भी लगभग 6 वर्ष का समय था। जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का दूसरा चरण था, यानी पंचायती राज के विकास का दूसरा चरण था, यह 1953-54 से और 1959-60 के मध्य था। तो वर्ष 1953 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। तो यहाँ पे देखना है कि जो है दूसरे चरण में उद्देश्य क्या रखा गया था कि पंचायतों की सक्रियता यानी भागीदारी बढ़े और विकासात्मक कार्य हों। तो इसके लिए 1953 में क्या किया गया? तो विधानसभा के जितने सदस्य थे उन सभी सदस्यों को मिलाकर, ठीक है, एक समिति बनाई गई जिसको या समिति नियुक्त की गई, ठीक है, जिसको पंचायती राज समिति कहा गया। और इस समिति की स्थापना पंचायत राज संशोधन विधेयक के लिए की गई, अर्थात पंचायती राज में संशोधन लाने के लिए विधेयक पारित करने के लिए लाई गई थी इसको। फिर वर्ष 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ। तो ये याद रखना है, प्रथम आम चुनाव 1951 में या 52 में और दूसरा आम चुनाव जो है 1951 में याद रखना है और दूसरा आम चुनाव जो है 1955 में हुआ था। तो दूसरा आम चुनाव 1955 में पंचायती आम चुनाव हुआ था। ठीक, और ग्राम सभा और ग्राम समाज को के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया था। यानी पहले ग्राम सभा और ग्राम समाज दोनों अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे और 1955 में उनको एकीकरण के माध्यम से एक कर दिया गया था। फिर पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण, और ये जो परिवर्तन हुआ था उसके कारण 1957-58 में पंचायतों की संख्या 72,425 के स्थान पर 72,409 हो गई थी। ठीक, तो
57-58 में, ठीक है, 1957-58 के पहले जो पंचायतों की संख्या थी वो 72,425 थी, और जब एकीकरण कर दिया गया तो कुछ संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई, 72,409 हो गई। और न्याय पंचायतें जो थीं उनकी संख्या बढ़कर 8,585 हो गई, 8,585 हो गई थी। और 1955 के जो आम चुनाव थे, यानी पंचायती आम चुनाव थे, ठीक है, उसमें जो पंचायती अदालत थी उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, न्याय पंचायत की संज्ञा दे दी गई, या जो है न्याय पंचायत अदालत की संज्ञा दे दी गई, ठीक है। इसमें न्याय शब्द जोड़ दिया गया, ये समझ लीजिए। फिर वित्तीय वर्ष 1959-60 में पंचायतों को कृषि विषयक कार्य दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, यानी वर्ष 1959-60 में जो है कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, और तमाम प्रकार की योजनाएं लाई गई 1959-60 में, जिससे जो है कृषि में व्यापक सुधार हुआ। और इसी दौरान इसके लिए जो है रबी और खरीफ के आंदोलन चलाए गए। तो रबी की फसल, जिस समय गेहूं की बुआई होती है, उस समय जो है उस फसल को रबी की फसल कहते हैं, और खरीफ मतलब जो है धान से संबंधित, यानी जो मानसून के आने पर बुआई होती है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी अनाज उत्पादन हेतु जो है आंदोलन चलाए गए 1959-60 के दौरान ही, और जिसे क्या कहा गया, रबी और खरीफ आंदोलन, ठीक है। और जो है और अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई, अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई, यह भी याद रखना है, यहाँ पे में होगा, अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई, ताकि जो है कृषि से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके, ठीक। तो ये जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे इसके एक दूसरे भाग को लेकर। तब तक आप इसे जो है पढ़ें और सीखने का प्रयास करें, लिखें, नोट्स बनाएं, याद भी करें, समझें, ठीक है, क्योंकि बिना समझे कुछ होगा नहीं। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों इससे। और बाकी आप लोग पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, जय हिंद।